हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। आई नो कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं एओटी लीक्स की बात क्यों नहीं करना चाह रहा था, एंड आई थिंक उसके लिए मैंने काफी बार रीजंस दिए भी हैं कि देखो यार, लीक्स कभी कंफर्म होते नहीं हैं और उनसे आप जो भी समझने की कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं आप गलत ही होते हो। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि उस लीक की ऑथेंटिसिटी क्या है, हमें ये चीज नहीं पता। वो पूरे अटैक ऑन टाइटन की फैंडम को ट्रोल करने के लिए भी हो सकते हैं, इसलिए मैं जल्दीबाजी में अपने ओपिनियन नहीं देना चाह रहा था। बट आई थिंक अब थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं एंड कुछ लीक्स थोड़े बहुत कंफर्म भी लग रहे हैं, तो आई थिंक अब मैं अपने ओपिनियन दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये लीक्स सारे सही हैं, इस चीज की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। एंड हमें ये भी बताया गया था कि अटैक ऑन टाइटन के लास्ट चैप्टर में कुछ पन्ने रह गए थे जो उस मैगजीन के अंदर प्रिंट नहीं हो पाए थे, इसलिए इसेयामा ने वो स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए ये एडिशनल पेजेस को रिलीज करने का सोचा है। पर लीक्स को पहली बार पढ़ने के बाद तो मुझे ये लगा कि ये लीक्स तो सही में बहुत ज्यादा बिजार थे। मैं उन बहुत ही कम लोगों में से हूँ जिनको अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग पसंद आई थी, लेकिन ऑफकोर्स इन लीक्स को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारी चीजें सच हो जाती हैं तो आई थिंक फैंडम को बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी सीक्वल की टीजिंग भी हुई है, तो पूरे एओटी फैंडम में एक हल्की सी एक्साइटमेंट भी है उस चीज को लेकर। लेकिन अभी बात करते हैं लीक्स की और ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये चीज होती है या फिर हो चुकी है तो उस चीज का लॉजिक क्या है। तो एक्स्ट्रा पेजेस के जो पहले 3 पन्ने हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि मिकासा जो है वो यमीर से कुछ चीजें बोल रही होती हैं। बट इन माय ओपिनियन इन पेजेस को दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें चैप्टर नंबर 139 के अंदर जितने भी पेजेस थे उस चीज से समझ में आ गया था कि यमीर की वजह से ही मिकासा को हेडेक्स होते थे। और हमें ये चीज भी समझ में आ गई थी कि यमीर ने मिकासा को ही क्यों चूज किया। अगर हाजिमे इसेयामा इन पेजेस के जगह कुछ और पेजेस ऐड करते, लाइक आर्मिन, लीवाई और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ फ्यूचर में क्या हुआ, या फिर अगर यमीर की ही बात करनी थी तो मैं यमीर के मुंह से सुनना चाहता था कि उसका पर्सपेक्टिव पूरा क्या था इस चीज को लेकर। तो हाँ, इन माय ओपिनियन ये 3 पेजेस मेरे हिसाब से यूजलेस थे, एंड ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से इनको 9th ऑफ जून को रिलीज करना भी एक तरह का वेस्टेज ही होगा। अगले पैनल्स की बात करते हैं जहाँ पे हमें एक आदमी दिखता है मिकासा के साथ, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिकासा जो है वो अपने हस्बैंड के साथ एरन की ग्रेव पे आई है, एंड हम बालों को देख के समझ सकते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जीन ही है। और आई नो कि इस चीज को देख के पूरा एओटी फैंडम ट्रिगर हो गया होगा। आई मीन नॉट पूरा, क्योंकि कुछ मेरे जैसे लोग भी होंगे, लेकिन जो चाहते थे कि एरन और मिकासा साथ में रहें, उन लोगों के लिए एरन की डेथ ही सदमा थी और ये चीज उस फीलिंग को ही एनहांस करता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि काफी लोग ट्रिगर क्यों हो गए या फिर सैड। अब देखो, मैं आपको अपने ओपिनियन से बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं जीन और मिकासा के रिलेशनशिप को कैसे देखता हूँ। आई मीन देखो, अटैक ऑन टाइटन की पूरी सीरीज में कोई भी रोमांटिक या फिर रोमांस वाला मोमेंट इतना ज्यादा हावी हुआ नहीं है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन के अंदर वो चीज कभी भी इंपॉर्टेंट हुई ही नहीं। अटैक ऑन टाइटन की पूरी स्टोरी ही ट्रेजेडी पे है, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कभी लव एंगल की बात बनी थी। एक्सेप्ट हम सब ने पूरी सीरीज में देखा कि मिकासा एरन से कितना ज्यादा प्यार करती थी। आई मीन वो सबको दिखता भी था। तो ऑनेस्टली अगर मिकासा और एरन एक साथ नहीं रह पाए तो मुझे उस चीज का बिल्कुल भी शौक नहीं लगा। आई मीन आई नो कि आई साउंड टेरेबल, बट क्या करें। अब देखो, इस रिलेशनशिप को पहले जीन की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। जीन के कैरेक्टर के बारे में हमें स्टार्टिंग से दिखाया गया है, उसे मिकासा हमेशा से पसंद थी, और हमने ये भी देखा था कि जीन को भी पता है कि मिकासा एरन से कितना ज्यादा प्यार करती है, तो ही काइंड ऑफ न्यू कि उसका कोई भी चांस नहीं है। एंड वो काफी जेंटलमैन टाइप का आदमी था, इसलिए उसने कुछ फोर्स भी करने का ट्राई नहीं किया। जीन के कैरेक्टर के बारे में आपने 2 चीजें जरूर नोटिस करी होंगी, लेकिन आपको अभी याद नहीं होगा। पहली चीज तो ये कि जीन भले ही जानता था कि मिकासा जो है वो एरन से प्यार करती है, लेकिन जीन ने कभी मिकासा को पसंद करना बंद नहीं किया। हमने चैप्टर नंबर 116 के अंदर देखा था कि एक सीन के अंदर आर्मिन जो है वो जीन को बता रहा होता है कि एरन ने मिकासा को ऐसी ऐसी चीजें बोली, एंड इस चीज से मिकासा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। और इस सीन के अंदर हम देखते हैं जीन की कंसर्न मिकासा के लिए, विच शोज के जीन के मन में अभी भी अफेक्शन था। दूसरी चीज ये कि उसके बाद हमने देखा था कि इन चैप्टर नंबर 127 जीन एक ड्रीम देखता है जहाँ पे वो एक मिडिल एज्ड मैन है और उसकी खुद की एक फैमिली है, एंड ऑफ कोर्स उसकी जो वाइफ है वो मिकासा जैसी दिख रही है, एंड उसके बच्चे भी हैं। तो ये जो पूरा जीन का ड्रीम है वो ये चीज सिग्निफाई करता है कि जीन सारी रियलिटी जानने के बाद भी मिकासा को कितना ज्यादा पसंद करता था, एंड वो अपना फ्यूचर भी उसके साथ ही इमेजिन करता है। वेल, इस चीज के लिए तो इसेयामा को 100 पॉइंट्स देने चाहिए। मतलब क्या लेवल की फोरशैडोइंग है। मतलब आपको इतना पहले ही हिंट दे दिया गया था कि मिकासा और जीन का कुछ सीन तो बन सकता है। आई मीन इसेयामा का सही में भी 300 IQ है। तो अगर हम लॉजिकल और रियलिस्टिक अप्रोच से देखें तो जीन का एरन के मरने के बाद मिकासा से शादी करना इज काइंड ऑफ रियलिस्टिक। अब आप चाहे इसे लॉजिकल मानो ना मानो, बट सीन तो कुछ ऐसा ही है। और अगर हमें इस चीज को मिकासा के पर्सपेक्टिव से देखना हो तो उसके लाइफ में बस अभी तक ट्रेजेडी ही हुई है, एंड मेरे हिसाब से इसेयामा का ये दिखाना कि मिकासा के कैरेक्टर ने अब मूव ऑन कर लिया है, नॉट रियली, बट उसने जीन से शादी
करके अपनी एक दूसरी तरह की लाइफ बना ली है और वो जीन के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप शेयर करती है, क्योंकि जीन एक ऐसा आदमी है जो उसके साथ स्टार्टिंग से रहा है, जैसे एरन और आर्मिन रहे हैं, एंड जीन ने उसकी पेन एंड सफरिंग देखी है, तो जीन उसको अच्छे से समझ भी सकता है। और हम आगे वाले पैनल्स में देखते भी हैं, भले ही उसकी शादी जीन से हो चुकी है, लेकिन मिकासा जो है वो एरन से अभी भी प्यार करती है और वो बूढ़े होने के बाद भी एरन की ग्रेव को विजिट करती है। तो ओवरऑल इस चीज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीन और मिकासा का शादी कर लेना एंड उनका जो रिलेशनशिप है वो इतना बेजार नहीं है अगर आप ध्यान से सोचो। आई मीन जीन जो है वो लंबी रेस का घोड़ा निकला। ये चीज स्क्रिप्ट के अंदर नहीं थी, मैंने कोइंसिडेंटली हॉर्स जोक मार दिया। आई मीन दिस इज व्हाट यू कैन कॉल जीन सुप्रीमेसी। फिर हमें एक और टाइम स्किप के बाद अगला टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पैराडाइज आइलैंड है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। आई मीन जैसा उन लोगों ने प्लान किया था उसी के इक्विवेलेंट पैराडाइज भी डेवलप हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिकासा इज डेड। आई मीन ह्यूमन लाइफ कभी ना कभी तो खत्म होनी ही है, मतलब इसके अंदर कुछ भी अनबिलीवेबल तो है नहीं। उसके अगले वाले पैनल के अंदर हमें एक और टाइम स्किप दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पैराडाइज आइलैंड पे अटैक हो रहा है एंड अगली इमेज में हमें यही दिखाया गया है कि पैराडाइज आइलैंड पूरा तबाह हो चुका है। देखो इस चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एरन ने मांगा के अंदर दो चीजें अचीव करी। फर्स्ट ये कि उसने 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को उड़ा दिया था वर्ल्ड से, तो उसकी वजह से बाकी जितने भी लोग बचे थे दे वर नॉट इनफ टू अटैक ऑन पैराडाइज आइलैंड। एंड सेकंड चीज जो एरन ने करी वो थी टाइटन्स की पावर को मिटा देना, जिससे पैराडाइज आइलैंड के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं है। वो एक नॉर्मल वॉर जैसी हो गई थी, यानी कि दोनों की साइड्स इक्वल थी, दोनों के पास वेपन्स थे एंड पैराडाइज का हारना बस एक कंसीक्वेंस था उस वॉर का। एंड मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सेंस तो बनाते हैं, बट मैं इन्हें पर्सनली नहीं देखना चाहता था, क्योंकि यार मानो ना मानो इस चीज को देख के तो दुख होता है कि जिस चीज के लिए एरन ने इतनी ज्यादा लड़ाई करी एंड पूरी मांगा के अंदर हमें ये बताया गया है कि कैसे सारे एल्डियंस लड़ रहे थे पैराडाइज की सेफ्टी के लिए, बट आफ्टर ऑल वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। एंड इसे अमन ने एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच पकड़ी है और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैन नेवर एंड। इसके बाद जो फाइनल दो पेजेस हैं वो भी एक टाइम स्किप के बाद के लग रहे हैं, जहां पे हम देख सकते हैं कि एरन की ग्रेव वाला जो पेड़ था वो काफी लंबा हो चुका है अब, एंड उसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सिमिलर लग रहा है उस पेड़ से जिसने यमीर को पावर दी थी। जहां पे हम देखते हैं कि एक लड़का या फिर लड़की भी हो सकती है, हमें तो नहीं पता, वो अपने डॉग के साथ वहां पे है। एंड ये वो मोमेंट है जो स्पेस बनाता है एंड पॉइंट करता है AOT के सीक्वल की तरफ। इसे हमने अपना फिर से 300 IQ दिखा दिया है और पूरे फैंडम को एक हल्की सी एक्साइटमेंट भी दे दी है। और अगर हमें लीग के लास्ट पॉइंट की बात करनी हो तो उसमें ये लिखा था कि टाइटन पावर्स स्टिल एग्जिस्ट। तो आई गेस अगर टाइटन पावर रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती तो टाइटन के दम पे पैराडाइज सारी वॉर जीत जाता, बट ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि टाइटन शिफ्टर्स या फिर टाइटन पावर जो है वो वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड ये जो लास्ट वाला लीग का पॉइंट है ये चीज हमें बताना चाह रही है कि ये जो ट्री है इसके अंदर ही वो टाइटन की पावर एग्जिस्ट करती है। एंड अगर ये लड़का इसके अंदर घुस जाता है एंड समहाउ ये एरन की विल को इनहेरिट कर लेता है तो वी कैन सी अ सीक्वल। तो ये थे गाइस कुछ लीक एंड पोटेंशियल स्पॉयलर्स और जो मेन पेजेस आने वाले हैं एंड उसके साथ जो एक्स्ट्रा डिटेल आएगी 9 जून को, उसके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन तब तक इन लीक्स पे भी पूरी तरीके से रिलाई करना भी सही नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन लाइक कर देना, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड हाँ, जाने से पहले आप अपने ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का जरूर यूज करें। थैंक यू अगेन। こわばる心